क्या जरूरत थी अपनी बेटी की शादी उस गरीब दोस्त के बेटे से करने की? उनका घर भी मिट्टी का बना है, कैसे मेरी बेटी उस मिट्टी के घर में रहेगी? उनका और हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सुना है बरसात में उनका घर भी टपकता है। अरे कुछ तो सोचा होता ये शादी तय करने से पहले। तुम्हारी इन्हीं सोच की वजह से हमारी बेटी हाथ से निकल गई। अरे उसकी शादी एक गरीब घर में करना बहुत जरूरी था। अब उसे पैसे की अहमियत समझ आएगी। वो अपने से गरीब को कुछ नहीं समझती थी और इतनी बदतमीज हो गई थी कि उसे सुधारने के लिए ही मैंने उसकी शादी ऐसे घर में की है। वहां रहकर उसे प्यार भी मिलेगा और वो संस्कार भी सीखेगी। लेकिन रायचंद उसकी एक नहीं सुनता और अपनी बेटी राम्या की शादी उससे करवा देता है। राम्या को अपने डैड की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता कितने गुस्से वाले हैं। अगर उसने शादी से मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। डैड के गुस्से का कुछ पता नहीं, अगर मैंने इस शादी के लिए इनकार कर दिया तो कहीं वो मुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दे। अब मजबूरी में उसे गरीब घर के लड़के तुषार से शादी करनी ही पड़ती है। अपनी इकलौती बेटी के लिए रायचंद एक बड़ा सा हॉल बुक करता है, जहां गरीब आशा देवी अपने बेटे की बारात लेकर आती है। गरीब और सस्ते कपड़े देखकर ही लड़की वालों के मेहमान उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या रमोला ने अपनी बेटी की शादी किस फटीचर ससुराल में करवा दी? इनके कपड़े देखकर ही लग रहा है जैसे पटरी किनारे से लिए हुए हैं। इनको तो बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा इतने अमीर घराने की लड़की इन फटीचरों के यहाँ जा रही है। पूरी शादी में सभी बाराती यही सब बात बना रहे थे। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ लड़के की माँ आशा देवी को अपने घर की चिंता सताती है। हे भगवान, ये क्या? ये तो बरसात शुरू हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में घर के अंदर पानी भर जाए। नहीं, मुझे अभी जाना होगा। प्रिया बेटी, मैं घर जाती हूँ, वहाँ का हाल देखती हूँ। सुबह तेरी भाभी आएगी तो उसका स्वागत भी तो करना है। अरे माँ, लेकिन पहले थोड़ा कुछ खा लो। देखो ना यहाँ कितना कुछ है स्टॉल में। हम गरीबों को तो ये सब देखना भी नसीब नहीं होता। अरे नहीं, मैंने थोड़ा खाना खा लिया है। ये सब चाट पकौड़ी तू ही खा। अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, मैं भाई के दोस्त अंकुर को बोल देती हूँ, वो आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। अरे नहीं, वो गाड़ी, उसमें तो दूल्हा दुल्हन घर आएंगे। कितने पैसे खर्च करके फूल से सजवाई है। मैं पैदल चली जाऊंगी। जैसे तैसे वो बारिश में भीगती हुई अपने घर पहुंचती है, जहाँ घर के अंदर पानी टपकने से घर के अंदर जगह जगह पानी भर गया होता है। वो सारी रात अपने घर को साफ करने में लगी रहती हैं। सुबह तड़के 4 बजे एक बड़ी सी महंगी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से पहले उसका बेटा और पीछे से उसकी बहू थी। इधर राम्या की सास हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी थी। बहू जल्दी से आजा, दिए में थोड़ा सा ही तेल बचाए, कहीं ऐसा ना हो खत्म हो जाए, और फिर मैं तेरी आरती कैसे उतारूंगी? बरसात इतनी हो रही है कि पड़ोसियों से मांगने भी नहीं जा सकती। अरे बस कर भाग्यवान, अब क्या सारी गरीबी के बारे में बहू को यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े ही बता देगी? अरे जल्दी से आरती उतार उसकी। अब वो उसकी आरती उतारती है और उसका स्वागत करती है। वो अपने साथ 2 सूटकेस लाई थी, जिसमें उसके महंगे महंगे कपड़े थे। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर जाती है तो मिट्टी का घर देखकर हैरान रह जाती है, जहाँ अंदर भैंस के गोबर और मिट्टी से लिपाई की होती है। छी, ये स्मेल कैसी आ रही है? भाभी, हम गरीबों के यहाँ मिट्टी के घरों में शादी ब्याह में सफेदी नहीं होती, बल्कि गोबर और मिट्टी की लिपाई होती है। छी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, सच कह रही हूँ। वो देखो बाहर वो धनु खड़ी है ना, उसी के गोबर की खुशबू है ये तुम्हें खुशबू लग रही है? पूरे घर में बदबू ही पड़ी है। मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? यहाँ तो अलमारी तक नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ संदूक है। क्या अलमीरा के समय में भी तुम्हारे घर में संदूक है? राम्या आते ही शिकायतें करने लगती है। तुषार बेचारा दरवाजा बंद कर देता है और जैसे तैसे राम्या अपनी मिट्टी के कमरे में चारपाई पर सोकर अपनी रात गुजारती है। और अगली सुबह उसकी माँ का फोन उसे आता है। राम्या बेटी, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, तू वहाँ ठीक तो है? मुझे यहाँ नहीं रहना माँ। ऐसा मत बोल, उन्हें पता चल गया तो वो तुझे कुछ नहीं देने वाले, जो देने का उन्होंने वादा किया था। बस 3-4 महीने और बिता ले, फिर मैं कोई तरकीब निकालकर तेरा तलाक करवा दूंगी। अपनी माँ की बात मानकर वो हाँ कर देती है। कुछ देर बाद उसकी ननद आती है। भाभी, आप माँ की ये साड़ी पहन लो, क्योंकि बरसात का मौसम है और ये मिट्टी का घर है। हर वक्त जमीन गीली रहती है, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। आप अपनी पहली रसोई करने के बाद इसे बदल लेना। नहीं, मैं ये बेकार सी साड़ी नहीं पहनूंगी।
राम्या बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में जाती है जहाँ चूल्हा रखा होता है। प्रिया उसकी चूल्हा जलाने में मदद करती है और फिर वो वहाँ खाना बनाने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बाहर तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से खिड़की और कमरे की कुछ जगह से छत टपकने लगती है। सभी घर वाले घर में आ रहे पानी को रोकने लगते हैं, लेकिन राम्या को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो आराम से खाट पर बैठकर फोन देखने लगती है। अगले 2 दिन भी बारिश से यही हाल रहता है। फिर एक दिन प्रिया अपनी भाभी से, भाभी मेरी सहेली की शादी है, क्या आप मुझे अपनी कोई ड्रेस पहनने को दे देंगी? एक बार खुद का चेहरा देखो और मेरी ड्रेस देखो, इसे पहनने के लिए भी ना अच्छी शक्ल और सूरत होनी चाहिए। भाभी आप अमीर होंगी अपने घर की, अगर नहीं देनी है तो ना दो, लेकिन कम से कम मुझे ये सब तो मत बोलो। उनकी बातें उनकी सास सुन लेती है और वो प्रिया से कहती है, कोई बात नहीं बेटी, और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अपनी साड़ी का नया सूट सिल दूंगी। अब बूढ़ी सास सारी रात जागकर अपनी एक साड़ी का जिसमें थोड़ा सा छेद हो गया था उसके लिए नया सूट सिल देती है, जो कि दिखने में काफी डिजाइनर लग रहा था। वाह, ये माँ जी ने कितना सुंदर सूट बनाकर तैयार किया है। 2 दिन बाद फिर तेज बरसात होती है, जिससे घर में पानी टपकने लगता है और राम्या उसमें फिसल जाती है। आ मम्मी, ओह, मेरी कमर। राम्या, राम्या ठीक तो हो ना? अरे ठीक होती तो क्या यहाँ पड़ी होती, अब उठाओ मुझे। तब तक बाकी घर वाले भी आ जाते हैं और उसे उठाकर खाट तक ले जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उसकी कमर में चोट आई है। अब अगले कुछ दिन तक वो खाट पर ही रहती है और उसकी ननद और सास और पति उसकी खूब देखभाल करते हैं। अब राम्या को समझ आ जाता है कि सब उसे कितना प्यार करते हैं। उसे भी उन सब की आदत हो गई थी। फिर एक रोज, चल बेटी, अब तुझे और यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे पापा को सब समझा दिया है। नहीं माँ, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब मैं इसी घर में रहूंगी, अब यही मेरा घर है। मैं जानता था बेटी, ये लोग इतने अच्छे हैं कि कुछ ही दिन में तेरा दिल जीत लेंगे, इसीलिए अब मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे और तेरे पति के नाम करता हूँ। साथ ही तुम्हें अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम सब मेरे दूसरे बंगले प्रतीक्षा में रहोगे। ये सब सुनकर वो सभी बड़े खुश होते हैं और अब सब मिलकर वहाँ उस बंगले में रहते हैं, जहाँ उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती।